नसीम आदिल साहब हमारे जो रिपोर्टर हैं वो इस इलाके में इनके बकौल सबसे पहले पहुंचे। इन्हें कैसे इत्तला मिली, क्या मामला था? नसीम भाई ने अपनी आंखों देखा हाल क्या था, तमाम ही चीज़ें नसीम भाई से पूछेंगे। नसीम भाई, सबसे पहले आप इसलिए भी पहुंच सके होंगे कि हमारा ऑफिस यहाँ से चंद कदम के फासले पर है। कैसे इत्तला मिली, क्या रिएक्शन था, क्या रिस्पॉन्स था, यहाँ पहुंचे क्या देखा? देखिए, ये इतवार की शाम का दिन था और तकरीबन 5:45 का वक्त था। मैं अपने ऑफिस के बाहर बालकोनी में खड़ा, तो यहाँ पे धुआं उठता हुआ मैंने देखा। तो मैंने बोला ये कोई आग लग रही, बड़ी खौफनाक आग हो सकती है। मैं मुश्किल से 2 से 3 मिनट में अपने डीएसएनजी के साथ यहाँ पे पहुँच गए थे। यहाँ पे कोई मीडियन मौजूद नहीं था, सबसे पहले हम यहाँ पहुँचे थे। और आग इतनी खौफनाक थी कि हर तरफ आग ही आग हमें दिख रही थी कि इस बिल्डिंग के अंदर मतलब 30 से ज़्यादा एग्जिट होंगे, रास्ते होंगे, तमाम जगह पे आग लगी हुई थी और समझ नहीं आ रहा था कि ये आग लगी कैसे। जब यहाँ पहुंचे तो आपका क्या अंदाजा है, यहाँ पर आपको क्या बताया गया, कितनी देर पहले लगने वाली आग थी? यानी कि आप कह रहे हैं कि सामने ही ऑफिस है, यहाँ से जा रहे हैं कि नजर आता है ऑफिस से हमारा ये इलाका। इस इलाके में अगर धुआं उठेगा और ऑफिस की बालकोनी में कोई खड़ा होगा तो उसको दिखाई देगा। आपने देख लिया, उसके बाद आपने डीएसएनजी ली, सबसे पहले आप यहाँ पर पहुंचे। जब आप यहाँ पहुंचे तो आग लगे हुए कितना वक्त गुजर चुका था, और उस वक्त जो आप कह रहे हैं कि मुख्तलिफ जगहों से आग निकल रही थी, कुछ मंजर कशी कीजिएगा। देखिए, ये आग जो आइडिया होता है कि 5:30 बजे लगी है, पहले अंदर ही अंदर आग लगती रही है और धुआं जो था वो बाहर निकलता रहा है। ठीक है, ठीक है। फायर ब्रिगेड यहाँ से 2 कदम के फासले पे एम्प्रेस मार्केट पे। आप 5:30 बजे आपका आइडिया है कि आग लगी, आप 6 बजे पहुंचे। मैं तकरीबन यहाँ पे 6 बजे यहाँ पे पहुँच चुका था। यानी कि आधे घंटे बाद ये अंदाजा हुआ, धुआं निकलने लगा तो पता लगा कि मैं यहाँ आग पहुँच लगी। चुका था। यहाँ पे जो दुकानदार थे वो आंसुओं से रो रहे थे। यहाँ पे ताजिर जो थे वो आबुका कर रहे थे क्योंकि यहाँ पे फायर ब्रिगेड नहीं पहुंची थी। बेबसी सी थी। एक गाड़ी आई, वो भी 1.5 घंटे के बाद। उसके बाद यहाँ पे गाड़ियाँ आना शुरू हुई, लेकिन उसके 1.5 घंटे के बाद। मैं कता कलामी की इमारत नाज़रीन, यहाँ से ऑफिस से यहाँ तक तो मैं पैदल आया हूँ, नसीम भाई भी पैदल आए हैं, और प्रोग्राम के अगले हिस्सों में जो हमारे मेहमान हैं वो भी हमारे साथ पैदल ही आए हैं। लेकिन यहाँ से जो फायर ब्रिगेड है वो भी पैदल का ही रास्ता है। यहाँ से मुश्किल 1 मिनट 2 मिनट का होगा। इतवार का जो दिन होता है उस वक्त यहाँ पर इतना रश नहीं होता। यहाँ आम दिनों के अंदर जिस तरह से वर्किंग डे होता है तो यहाँ पार्किंग भी नहीं मिलती, जगह नहीं होती, मोटरसाइकिलें खड़ी होती हैं, ट्रैफिक जैम होता है। लेकिन इतवार को ऐसा मामला नहीं होता। ठीक है, मार्केट खुली होती है, कोरोना के बाद खुलना शुरू हुई है इतवार को ही मार्केट, लेकिन यहाँ पर कोई ऐसा फंसा हुआ मामला नहीं होता कि गाड़ी 2 या 3 मिनट से ज़्यादा यहाँ पर वक्त ले। नसीम भाई, फिर क्या हुआ? आधे घंटे तक जब आप पहुंचे तो यहाँ पे फायर ब्रिगेड आ चुकी थी? फायर ब्रिगेड नहीं आई थी, एक गाड़ी आई, वो भी तकरीबन 1.25 घंटे के बाद। ठीक है। गाड़ियाँ पहुंची तो वो गाड़ी आके कोने में खड़ी हो गई। ठीक है। अब उसको समझ नहीं आ रहा था कि मैं आग कहाँ बुझाऊँ। आग जो थी वो मुख्तलिफ हिस्सों में लगी हुई थी। ठीक है। ऊपर लगी थी ग्राउंड फ्लोर पे, कभी नीचे आ रही थी आग। उसके बाद जब गाड़ी दो गाड़ियाँ मजीद आई हैं तो उन्होंने आग पे काबू पाने की कोशिश की, लेकिन वो आग ऐसी शदीद है कि आग पे काबू नहीं पाया जा सकता, क्योंकि ये जो हिस्सा अंदर का हिस्सा जो है ये पूरी आग के शोलों में लिपटा हुआ था। अच्छा, ये इत्तला भी इब्तदाई तौर पर आई, ये इब्तदाई तौर पर ये इत्तला आई कि जी फायर ब्रिगेड आई है लेकिन उसमें पानी नहीं है, ऐसा था क्या? बिल्कुल ऐसे ही हुआ है। एक फायर ब्रिगेड आई, इसमें पानी खत्म हो गया, गाड़ियाँ खड़ी रही है। ठीक है। उसके बाद कमिश्नर कराची आए, उन्होंने हदायत दी। उसके बाद फिर 2 गाड़ियाँ और आई हैं। उसके बाद पाकिस्तान नेवी की गाड़ी आई है और 2 गाड़ियाँ आई, उनके बाद पानी था, उन्होंने प्रेशर से जब आग बुझाई उसके बाद आग पे कुछ काबू पाया गया। लेकिन 3 घंटे तक हम देखते रहे कि आग जब वो मुसलसल लगी रही है और फायर ब्रिगेड जो थी वो आग पे काबू में बिल्कुल नाकाम दिखाई दी थी। यहाँ और सूरत क्या थी? लोग अपनी मदद आपके तहत भी कोई काम कर रहे थे, बेबस थे, परेशान थे। फायर ब्रिगेड वालों का रवैया क्या था? उनकी ख्वाहिश थी कि ये आग बुझ जाए, जितना जल्दी बुझ जाए, या वो आराम से भी देख रहे थे कि होगा, देखेंगे कैसे करना है, क्या करना है, क्यों करना है? देखें, सबसे पहले जो यहाँ पे जो 2 दुकानदार थे, हमने उनको देखा कि वो आबुकार कर रहे थे और अपना सामान खुद दुकानों से बाहर निकाल रहे थे। आग लगी हुई थी और खुद ही आग बुझा रहे थे, अपना सामान अपने हाथों से खुद बाहर निकाल के अपनी गाड़ियों में सेव कर रहे थे। लेकिन फायर ब्रिगेड की ताखिर से पहुंचने की सबब से उनका लाखों रुपए का बल्कि अरबों रुपए का सामान जो था वो जल के खाकसर हो गया। इसमें फर्स्ट फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर में जो तमाम दुकानें थी वो जल के खाकसर, लगभग 400 से 500 दुकानें थी वो जल के खाकसर हो चुकी हैं। लेकिन यहाँ ताजिर जो थे ना, उनकी हालत बड़ी ख़राब थी। लोग आंसू से रो रहे थे, उनकी जमा पूंजी जो थी वो सब जल के राख हो गई थी। उनके सामने ना, नसीम भाई मुख्तसर बताइएगा, आप कराची में आज से नहीं 15-20 साल से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। आपने इसके अलावा बल्दिया टाउन वाला जो फैक्ट्री का हादसा था वो भी आपने कवर किया। नुकसान तो हो सकता है कि वहाँ पर एक फ़र्द का हुआ हो, एक फैक्ट्री का हुआ, यहाँ पर तो 300-400 दुकानें जल गई। ठीक है कि जानी नुकसान अल्लाह ने जो है महफूज रखा, उस तरह से नहीं हो सका। लोग बर वक्त दुकान के रास्ते, मार्केट के रास्ते बहुत सारे थे, लोग बाहर निकल आए। आपने बल्दिया टाउन भी कवर किया, आपने बोल्टन मार्केट में जो आग लगी थी वो भी कवर की। क्या कराची के अंदर आप कमी आपको महसूस होती है इन तमाम आगों का अगर मवाजना करें? मामला आखिर आपको लगता क्या है कि कहाँ पे ख़राब हुआ है? देखिए, पहले कराची में फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ नहीं थी। अब फायर ब्रिगेड की 50 से ज़्यादा गाड़ियाँ भी मौजूद हैं।
लेकिन कहा जाता है कि उनके पास अमला नहीं है, ड्राइवर नहीं है, उनको जो फायर ब्रिगेड का अमला है, जो आग बुझाने का अमला है, वो उनके पास मौजूद नहीं है। गाड़ियाँ तो मौजूद हैं। हुआ इसमें ये ऐसा लगता है कि जब आग लगी है, यहाँ पे लगी हो या बल्दिया में लगी हो या बोटर मार्केट में लगी हो, अमला ना होने की वजह से, गाड़ियाँ शॉर्ट होने की वजह से जो है वो आग पर काबू नहीं पाया गया। बल्दिया टाउन में जो आग लगी थी, हमने पूरी फैक्ट्री को जलते हुए देखा। बोटर मार्केट जो थी पूरी जल के राख हो गई थी, उसमें अरबों का नुकसान हुआ था। और आज यही सूरत यहाँ पर हुई है क्योंकि इनकी जो लापरवाही की वजह से ये आग जो है यहाँ पे लगी थी और आग बुझी नहीं थी। आग तो लगती है, आग पे काबू पाया जा सकता है और काबू पाने का तरीका ये है कि जब फायर ब्रिगेड यहाँ पर पहुंचे, उनके पास ऐसे आलात होते हैं कि जिसके नतीजे में वो अगर आग पानी से नहीं बुझ रही तो कुछ केमिकल डाल के उस आग के ऊपर काबू पाया जाता है, आग को बुझाया जाता है, कूलिंग का अमल शुरू होता है। ये तमाम काम दुनिया भर में होते हैं, पाकिस्तान में भी इनकी तरबियत दी जाती है, इसका स्टाफ रखा जाता है। यहाँ से चंद कदम के फासले के ऊपर फायर ब्रिगेड का यहाँ पे दफ्तर मौजूद है, जो एम्प्रेस मार्केट के बिल्कुल बराबर में है। मैं फाद उस्मान साहब जो हमारे प्रोड्यूसर हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि उसको दिखाएं ज़रूर कि वो यहाँ से कितनी दूर मौजूद है और कैसी हालत के अंदर है। वहाँ पे खड़ी फायर ब्रिगेड यहाँ पहुँच भी जाती है, लेकिन अमला जो है वो आग बुझाने के तरीकों से वाकिफ नहीं होता। वो यहाँ पर आराम से खड़ा रहता है, उसकी फायर ब्रिगेड में पानी खत्म होता है लेकिन पानी भरने वाला टैंकर बाउजर यहाँ पर नहीं पहुँचता। इसका मतलब ये है कि तलात का जो निज़ाम है, आग लगने के बाद जो रेस्क्यू का अमल है, उस हवाले से भी यहाँ पर चीज़ें ठीक तरीके से नहीं हुई। कुछ आगे की तरफ चलेंगे, एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद बहुत सारे अवामिल हैं जो इस आग से जुड़े हैं, उन पर बात करेंगे आपके साथ। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर खुशामदीद। आग लगी, आग बुझ भी गई, नुकसान जो हुआ वो शायद सारी ज़िंदगी पूरा ना हो सके। दिलों पे लगने वाला जो गम है वो शायद पूरा ना हो सके। जो यहाँ पर हंसते मुस्कुराते लोग थे, जो यहाँ शादी का सामान बेचा करते थे, उनका गम शायद कभी पूरा ना हो सके। लेकिन आइंदा इस तरह के हादसात से कैसे महफूज रहा जा सकता है, इस पर जब तक बात नहीं करेंगे, इसी तरीके से आगे लगती रहेंगी, इसी तरीके से लोगों का नुकसान होता रहेगा। हमारे साथ मौजूद है सीनियर सहाफ़ी हैं, हमारे ब्यूरो चीफ हैं AH खानज़ादा साहब, और साथ साथ हमारे साथ मुर्तज़ा के जुल्फ़ी साहब हैं। तामीरात के हवाले से इनका एक ख़ास जो है वो मामला है कि चीज़ों को ये जानते भी हैं और रिपोर्ट भी करते हैं। और खानज़ादा साहब कराची के सीनियर तरीन न सिर्फ क्राइम रिपोर्टर हैं बल्कि बाशिंदे भी हैं कि जो कराची के हालात को, कराची के उठान को और कराची के ज़मीन पर लेटने को, कि जब कराची के हालात बहुत ख़राब हुआ करते थे, जब इस तरह की आग को सियासत से जोड़ा जाता था, वो तमाम चीज़ें भी खानज़ादा साहब देखते रहे हैं। खान साहब बहुत शुक्रिया आपका। खानज़ादा साहब, एक बात कई दफ़ा ऐसा हुआ कि मैं और आप दफ्तर में बैठे गुफ्तगू कर रहे थे, तो आपने एक प्रोग्राम का मुझे कई दफ़ा कहा कि यार एक प्रोग्राम करना चाहिए फायर ब्रिगेड के निज़ाम पे, एक प्रोग्राम करना चाहिए कराची की तामीरात में रह जाने वाली उस खामी का, छोड़ जाने वाली उस खामी का, कि जो जानबूझकर छोड़ दी गई मनफात के लिए, फ़ायदे के लिए। आप बार बार तस्करा करते थे, अब वो हो चुका, कई दफ़ा हुआ, एक दफ़ा फिर हो चुका। अब शायद बात कर लें, हम उस तरीके से प्रोग्राम नहीं कर सके फायर ब्रिगेड के निज़ाम पे, चलें शायद आज एक हादसे के बाद मौका मिल गया कि कोई बात कर सके। क्या कहा करते थे आप साहब? सूरत हाल ये है कि कराची में बनने वाली ये जो बड़ी बड़ी इमारतें हैं, इनमें एक ज़रूरी आइटम होता है जिसके बगैर इमारत मुकम्मल नहीं होती और उसकी कंप्लीशन का सर्टिफिकेट नहीं दिया जा सकता। वो होता है फायर कंजर्वेंसी सर्टिफिकेट। यानी जो भी बड़ी इमारतें और जो भी बुलंद इमारतें तामीर होती हैं, उसमें आग लगने के सिलसिले में जो हंगामी सूरत हाल हो सकती है और उससे बचने के क्या इक़दाम हो सकते हैं, वो होने चाहिए। मैं समझता हूँ कि कराची की शायद 1% इमारत ऐसी हैं जहाँ किसी हंगामी सूरत हाल में उससे बचाव के इक़दाम और इंतज़ाम किए गए हैं। ये फायर कंजर्वेंसी का ना होना कराची में लगने वाले फायर कंजर्वेंसी क्या होता है? ज़ाहिर है आग लगने के बाद तो अब लोगों को समझ भी आसानी से आ जाएगा कि आग लग गई है। फायर कंजर्वेंसी क्या होता है, इसका सर्टिफिकेट कौन जारी करता है, कौन बिल्डिंग की कंप्लीशन का देता है, वो तो जुल्फी साहब से मैं पूछूंगा कि फायर कंजर्वेंसी के बगैर कैसे बिल्डिंगें अप्रूव होती हैं, तो जुल्फी साहब हमें बताएंगे। लेकिन थोड़ा फायर कंजर्वेंसी को जरा डिस्क्राइब कीजिएगा। देखिए, फायर कंजर्वेंसी का मतलब यह है कि अगर कोई बड़ी इमारत और बुलंद इमारत और बड़ी इमारत बनाई जा रही है, तो उसमें इस बात के इम्कानात को मलहूज़ खातिर रखा जाना चाहिए कि खुदा न खास्ता आग लग जाए तो लोगों को और इमलाक को कैसे बचाया जा सकता है। ये बुनियादी रूह है फायर कंजर्वेंसी की। यानी उसके लिए गैर मामूली निकासी के रास्ते होने चाहिए। ठीक है, कि जहाँ से निकलेंगे, लोग कहाँ से महफूज हो सके, माल अगर है तो माल कहाँ से निकाला जा सकता है, एक से ज़ायद रास्ते होने चाहिए। यहाँ की सूरत हाल ये है, असेंबली पॉइंट होना चाहिए, असेंबलिंग पॉइंट होना चाहिए,
आग बुझाने सायरन लगे होने चाहिए। आग बुझाने के इकदाम और इंतजामात होने चाहिए जब तक फायर ब्रिगेड आए। यहाँ तो अमली सूरत हाल ये थी कि फायर ब्रिगेड आके खड़ी है, फायर ब्रिगेड के पास पानी नहीं है। फायर ब्रिगेड आके खड़ी है, फायर ब्रिगेड की एक गाड़ी में एक आदमी आया है। भाई इंटरनेशनल उसूल ये है कि जब फायर ब्रिगेड कहीं जाएगी तो उसके पास सीखे हुए तरबियत याफ्ता फायरमैन होंगे जो लोगों को बचाएंगे, आग बुझाएंगे, माल बचाएंगे, और पानी होगा और केमिकल होगा वगैरह वगैरह। ऐसा तो यहाँ कुछ भी नहीं है। यहाँ शहर की जो मिल्कियत का दावा करने वाले वो जो भी लोग हों, वो सियासी हों, वो गैर सियासी हों, वो समाजी हों, वो शेरवानी पहनते हों या वो यूनिफॉर्म पहनते हों, इस शहर की मिल्कियत का दावा सबने किया है और हक के मिल्कियत किसी ने अदा नहीं किया। और उसी का नतीजा हम ये देख रहे हैं कि खान साहब इतनी बड़ी आग लगी और लेकिन किसी के जो कान पर जो नहीं रहेंगी है। लोगों का सरमाया आप ये देखें, पानी और मलबे की एक सूरत में शायर पड़ा ने है। कहा कि ये जो संगरेजों के ढेर हैं, यहाँ मोतियों की दुकान थी। और मोतियों की वाकई नाज़रीन यहाँ पर दुकान थी, यहाँ शादियों का सामान बिका करता था। अच्छा खानदान साहब, आपने जिस तरह से मुझे बताया कि कंजर्वेंसी एक प्लान होता है, एक ड्रिल्स भी तो होती है ना कि अगर खुदा ना खास्ता किसी बड़ी बिल्डिंग में, कोई छोटी बिल्डिंग नहीं है, इसका प्लान क्या था वो जुल्फी साहब से हम पूछेंगे। ये कोई छोटी बिल्डिंग नहीं है, इस जैसी किसी बिल्डिंग में आग लग जाए और लोगों को पता ही ना हो क्या करना है। कि मैंने नसीम आदिल साहब से प्रोग्राम के इब्तिदा में पूछा, उन्होंने बताया लोगों को बेचारों को पता ही नहीं था कि उन्होंने करना क्या है, आग कैसे बुझेगी। मैं आपको बताऊं, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का कौमी बैंक है, उसके हेड ऑफिस में आग लगी थी तो नेशनल बैंक का जो सिक्योरिटी ऑफिसर था, जो रिटायर्ड कर्नल था, वो धुएं में दम घुट के मर गया था। ये हाल है हमारा। यानी नेशनल बैंक जैसा इदारा, उसका सिक्योरिटी अफसर, उसे नहीं मालूम था कि ऊपर जाना है कि नहीं जाना है। कर्नल सलाम या कर्नल एहतशाम नाम था उसका, यानी कि उसको भी नहीं पता था कि उसने जाना किस तरीके से, लोगों को जिसने रेस्क्यू करना था उसको खुद मालूम नहीं। बचाना था लोगों को, जिसने बचाना था उसे नहीं मालूम था। कहने का मकसद ये है कि नेशनल बैंक का हेड ऑफिस हो। ये एक ज़िम्नी सी बात आ गई। ये कराची में तामीर होने वाली कोई भी बुलंद और बाला इमारत, ना वो उसूल के मुताबिक तामीर हो रही है, ना उसमें आग बुझाने के इक़दामात हैं, ना इंतजामात हैं। अच्छा, ना लोगों को ये बताया जा रहा है कि अगर हंगामी सूरत हाल हो जाए तो उससे कैसे डील करें, ना लोगों को बताया जा रहा है। मैं थोड़ी सी वजाहत भी कर दूं खान साहब, मैं जुल्फी साहब की तरफ जाऊंगा कि हर आग को बुझाने का एक मुख्तलिफ तरीका होता है। हर आग पानी से नहीं बुझती है। खान साहब मैं दुरुस्त कह रहा हूँ? थोड़ा सा ये भी बता दें, आप क्राइम को कवर करते रहें। देखिए, पानी से आग बुझाई जा सकती है। अगर पानी से आग भड़क रही हो तो उस पर कीमियाई केमिकल जो फोम होता है, उसको केमिकल से आग बुझती है। और उसके और कई यानी बिजली में लगने वाली आग पानी से नहीं बुझाई जाती। सबसे पहले तो आग बुझेगी तो नीयत से बुझेगी। जुल्फी साहब की तरफ आते हैं। जुल्फी साहब, खानदान साहब ने कहा कि यहाँ जो शहर में इमारतें तामीर हो रही हैं उनका तो कोई हिसाब किताब ही नहीं है। प्लान तो दूर की बात है कि जी एग्जिट गेट कहाँ से होगा, आग लग गई तो लोग कहाँ से जाएंगे। यहाँ तो हम देखते हैं कि सिर्फ यही नहीं बल्कि आसपास जितनी भी इमारतें हैं उनमें दाखिले का रास्ता भी एक है और निकलने का रास्ता भी एक है, क्योंकि पिछले रास्ते के ऊपर बिल्डर ने अपनी मर्जी से कुछ ना कुछ ऐसा बना दिया, कोई एक और दुकान बना दी कि जहाँ से निकलना था वहाँ पर दुकान बनी हुई थी। इस बिल्डिंग की क्या सूरत हाल थी, कौन इसका आपको जिम्मेदार लगता है, इसकी अगर प्लान का आप जायजा लें? फाद भाई, पूरे शहर में ये सबसे अलग मार्केट है, ये सबसे अलग बिल्डिंग है। ये इस शहर कराची की पहली इमारत थी जो ग्राउंड+7 सेंट्रल एयर कंडीशन मार्केट बननी थी, ठीक है। इसमें आग लगी। इस आग के लगने के जिम्मेदारों में इसका ठेकेदार, इसके अलावा इस ठेकेदार जो जालसाजी और फ्रॉड का मुर्तकिब है, जो गैरकानूनी इक़दाम पर मुश्तमिल बेशुमार काम कर चुका है। सिंध हुकूमत कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट के दर्जनों कॉर्पोरेटिव सेक्रेटरी जो हैं कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट के, वो जिम्मेदार हैं। और नैब भी इसके ज़िम्मेदारों से बरीउज़्ज़मा इसलिए नहीं है कि नैब इसी ठेकेदार के ख़िलाफ़ ये कार्रवाई कर रहा था जो कि ख़ुद उनके अपने डीजी नैब कराची जो साबिक जी सिराजुल नईम साहब थे, उन्होंने खुद इंक्वायरी इनिशिएट की थी और वो इंक्वायरी दबी हुई है आज तक। जब तक जहाँ तक बात है इस बिल्डिंग की, तो पहला जो इसका प्लान मंजूर हुआ था वो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से मंजूर हुआ था। उसके बाद बिल्डर ने क्या किया कि जहाँ पार्किंग थी बेसमेंट में, पार्किंग को उठाकर वो ले गया 3rd फ्लोर पर। और इस वक्त जब ये आग लगी है उससे पहले ये बिल्डर, आपको मैं आपको ये इत्तला दूँ कि ये बिल्डर 1993 में इसको ठेका दिया गया था। 28 साल में हो गए इस प्रोजेक्ट को जो आज तक तामीर नहीं हुआ। ठेकेदार की दूसरी तीसरी कौम नस्ल जो है वो इससे फैजियाब हो रही है। कोई पूछने वाला नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है। ये जो मुतासरीन बैठे हैं आज, पता नहीं कैसे कि ये जो आग लगनी है शायद इनके गम का मुदावा इस तरह भी करे
कि ये 28 साल पुराने मुतासरीन हैं जिन्हें आज तक इनकी दुकानें नहीं मिली। पैसे दे चुके हैं करोड़ों रुपए, लेकिन आज तक इन्हें दुकानें नहीं मिली। और इस आग लगने के जिम्मेदारों में मेरी सोच बताते हैं कि ये ये जो प्रोजेक्ट है ये कुंडे पे चल रहा था, ठेकेदार कुंडे पे चला रहा था, और अभी 2 दिन पहले ही उसने वायरिंग का काम करवाया है और उसके बाद ये आग लगी है। ठीक है, यानी कि ठेकेदार की नाअहली, एक तो नाअहली ये थी कि वो बिल्डिंग कभी कंप्लीट ही नहीं कर सका, 28 बरस से ये थी कि उसके अंदर जो कुछ वो करता था, यहाँ पे कुंडे चलाता था, जो भी मामला करता था, उसका भी ये नतीजा है कि ये यहाँ पर एक ऐसा हादसा हुआ है। जनाब अली, दूसरी बार उसने जब बिल्डिंग के प्लान में चेंज करने की कोशिश की तो उसने गवर्नमेंट चीफ सेक्रेटरी सिंध का जाली लेटर इस्तेमाल करके बिल्डिंग कंट्रोल को रोक दिया। सामान है, ठीक है, ले जाने दें। ये बचा कुचा सामान बेचारा जिसका कोई थान बच गया है वो निकालने की कोशिश कर रहा है। जी कंटिन्यू कीजिए। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल चीफ सेक्रेटरी सिंध का जाली लेटर इस्तेमाल करके उसने बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को इस प्रोजेक्ट पे कार्रवाई से रोक दिया। ठीक, आपका कानून ये है कि जो बिल्डिंग हुकूमत की होगी वो बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी उसको नहीं देखती, उसको नहीं चेक करती। अब प्रेजेंट पोजीशन ये है इस बिल्डिंग में, जो है जैसे अभी खानजादा साहब फरमा रहे थे, कहीं पर भी एग्जिट नहीं, मतलब एग्जिट नहीं है, हंगामी बुनियादों पर। ठीक है, तारों के जो गुच्छे अंदर रहे, तारें जिस तरह से चल रही थी, जिस तरह कुंडा सिस्टम चल रहा था, वो अगर आप देखें, कभी आप आएँ तो आपका तो अंदर हफ्से ही दम घुटने लग जाता है। तो बिल्डिंग की ना सिर्फ तामीर में बेपनाह बेजायज़ गैर कानूनी इक़दाम किए गए, बल्कि ये जो इक़दाम किए गए, और इसके अलावा यानी एक ऐसा ठेकेदार जिसे ना नैब पूछ रही है, जहाँ ना एंटी करप्शन में इसके खिलाफ कई केसेस दबे में, बिल्डिंग की गैर कानूनी तामीरात मुसलसल जारी है। साहब मैं एक ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद नाज़रीन जब दोबारा आएंगे तो इस मार्केट के जो यूनियन के प्रेसिडेंट थे वो भी हमारे साथ मौजूद होंगे, फिरोज साहब, उन्होंने हमें ज्वाइन करना है ब्रेक के बाद। उनसे भी पूछेंगे कि आखिर किस तरीके से तमाम चीज़ें होती रही, और जुल्फी साहब जो बात कर रहे हैं कि यहाँ पर जो बिल्डर था 27 साल से वो इसको मुकम्मल नहीं कर पाया था, वो यहाँ पर जो मुख्तलिफ हीले बहानों से मुकम्मल करने के बजाय, इस पूरी बिल्डिंग को मुकम्मल करने के बजाय वो ना सिर्फ यहाँ पर गैर कानूनी काम यानी कि कुंडे चला रहा था, इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे काम हैं कि जो अब खुल कर आए हैं, ज़ाहिर हादसे के बाद खुल कर आए हैं। और खाजा साहब से कहेंगे हादसे के बाद जो इस तरह से लकीर पीटने का हमारा मामला है, उस हवाले से इनकी शायरी क्या कहती है, कंक्लूजन खान साहब की शायरी पे करेंगे। ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर खुशामदीद। फिरोज खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ये पहली मरतबा हमारे प्रोग्राम में नहीं आए, बल्कि इससे पहले जब भी ये प्रोग्राम में आया तो इन्होंने एक शिकायत की। एक पूरा प्रोग्राम हमने स्टूडियो से किया, एक प्रोग्राम इनके पास हमने आके यहाँ पर इनसे इनकी राय ली कि कारोबार कैसा चला, लेकिन जो प्रोग्राम हमने स्टूडियो से किया था वो उसी जानिब निशानदही कर रहा था कि जो अभी जुल्फी साहब ने बताया कि इस बिल्डर ने 27-28 साल के अरसे के बावजूद इस बिल्डिंग की तामीर को मुकम्मल नहीं किया। यहाँ जुगाड़ से काम लिया जा रहा है, और वो जुगाड़ शॉर्ट सर्किट का सबब बना या जिस भी चीज़ का सबब बना, उसका नतीजा निकला कि ये पूरी इमारत जल के खाकिस्तर हो गई, और 400 से ज़्यादा या 600 के करीब दुकानें जो हैं वो न सिर्फ जल गई बल्कि लोगों का रोज़गार भी ख़त्म हो गया। लोगों का कीमती सामान यहाँ पर हमें मलबे की सूरत में, जले हुए पानी और उसके साथ मिल जाने वाली राख की सूरत में हमें यहाँ पर मिला। खानजादा साहब इसकी तस्वीर कशी ज़रूर करेंगे। खान साहब को शेर आपने ज़रूर कहना है, लेकिन फिरोज साहब से थोड़ी सी बात करते हैं। फिरोज साहब, आपकी आवाज़ किसी ने नहीं सुनी, आप कई दफ़ा प्रोग्राम के अंदर भी बात हुई, जुल्फी साहब आपकी खबरें आपके हवाले से बताते रहे कि जी इस इमारत में ये हो रहा है, इस इमारत में हो रहा है। कभी आपका जो है वो गमों का मदावा नहीं हुआ, जिसका नतीजा निकला कि एक ऐसा गम आपको मिला है कि जो जमा पूंजी जल जाने की सूरत में है। क्या तासुरात है आपके? अस्सलाम वालेकुम, मैं फवाद भाई आपका शुक्रगुजार हूँ, और आपका चैनल का इससे पहले भी आपने हमारा पूरा इंटरव्यू नशर किया था। और जुल्फी भाई तो तकरीबन हमारे साथ 25 साल से लगे हुए, लेकिन सितम ज़रूरी ये है ये गवर्नमेंट सिंध की कि ये कोई सुनवाई नहीं है हमारी इसके ऊपर, और हम तो मुसलसल दरख्वास्तें दे के नैब को, एंटी करप्शन को, FIA को, मोतसिब को, सेंट्रल गवर्नमेंट के इदारों को, यानी कोई इदारा हमने नहीं छोड़ा। ये 25 साल के अंदर जिनको हमने दरख्वास्तें ना दी हों, और ये आपकी बात सही है, उसका नतीजा बिलाखिर ये निकला है कि अभी एक हफ्ते पहले ठेकेदार बिल्डर की तरफ से जो है पूरे सदर में पम्फलेट तकसीम किया गया, ब्रोशर, जिसमें लिखा हुआ था कि हम जो है मालकाना हकूक़ के ऊपर दुकानें जो है वो देंगे, और आप लोग आके हमसे दुकानें और शोरूम और ऑफिस ख़रीद लें। उसके जवाब में ज़ाहिर बात है जो एग्रीमेंट हुआ है सोसाइटी उसमें है, एग्रीमेंट के अंदर शामिल है। हमने उसका जवाब ये दिया उस पम्फलेट का कि भाई ये जो है ये मालकाना हकूक़ पे नहीं है, बल्कि ये जो है टेनेंसी बेसिस पे है।
लिहाजा लोग इसके धोखे और फ्रॉड में ना आए। ये टेनेंसी बेसिस के ऊपर है और इसका किराया सदर कोऑपरेटिव मार्केट सोसाइटी को मिलेगा, जो एग्रीमेंट में क्लास है 9 और 7। उसके बाद ये हुआ कि हमने जुमे के दिन जो है सुबह यहाँ पे बैनर लगा दिए गेटों के ऊपर और उसके ऊपर एहतजाज शुरू किया। जुमे के दिन पहले सदर में हमने ब्रोशर तकसीम किए मार्केटों में, उसके बाद हमने जुमे को तमाम गेटों के ऊपर जो है बैनर लगा दिए और उसमें लिख दिया कि ये जो है ये सरासर फ्रॉड है और लोग इसके झांसे में ना आए, क्योंकि लोगों को पता नहीं है ये ऑनरशिप करके पहले चल रही थी। हाँ बिल्कुल, बिल्डर और जो यहाँ पे दुकानदार हैं उनके दरमियान ये एक कशमकश चल रही थी, बिल्कुल चल रही थी। तो ये बहरहाल जुमे के दिन हमने ये लगाए, हफ्ते को इन्होंने फिर अपने दोबारा कोई पम्फलेट और ब्रोशर लगा दिए, ये यहाँ पे बैनर लगा दिए मुख्तलिफ जगहों पे कि जी हम ऑनरशिप पे देने के लिए तैयार हैं और हमारे पास गवर्नमेंट के लेटर मौजूद है, जो चाहे आके देख सकता है। बाहर के ये सारे मामला अपनी जगह पे थे। इतवार के दिन मार्केट बंद होती है, 3 चौकीदार हमारे यहाँ पे होते हैं, रात को भी और दिन में भी चौकीदार मौजूद थे। मेरे पास तकरीबन कोई 4:45 बजे टेलीफोन आया कि पोस्ट ऑफिस के सामने की साइड से ऊपर फर्स्ट फ्लोर के ऊपर जो है वो धुआं निकल रहा है। तो चौकीदारों से मैंने कहा भाई जाके देखो क्या मसला है। चौकीदार गए, उन्होंने अपने तौर पे वहाँ पे पानी वानी डालने की कोशिश की, लेकिन सेकेंडों के अंदर इतनी स्पीड में वहाँ पे आग भड़की है कि जितनी देर चौकीदार से बात हुई है वो धुएं को देख के वहाँ से भागे बाहर निकले। फिरोज साहब मुझे एक चीज़ आप ये और बताइए, कितना नुकसान हुआ है? अभी तक कोई तखमीना आपने लगाया है कि कितनी दुकानें यहाँ पर जो है वो खाकिस्तर हुई हैं, कितने लोग जो है वो परेशानी का शिकार हैं? फवाद भाई 400 दुकानें तो ग्राउंड फ्लोर पे जो है मुकम्मल तौर पे जल चुकी हैं, जिसमें आपकी अपनी दुकान? बिल्कुल, मेरी अपनी भी दुकानें हैं इसके अंदर जो है। और दूसरा इसके अलावा फर्स्ट फ्लोर के ऊपर 180 दुकानें थी, जिसमें से 150 दुकानें जो है वो टोटल जल चुकी हैं इसके अंदर। तो ये हमारा तखमीना जो हमने अभी तक अंदाज़ा लगाया, क्योंकि चंद लोगों से ही अभी मुलाकात हुई है, उसके मुताबिक तकरीबन 2 से 2.5 करोड़ रुपए तो दुकानदारों का कैश रखा हुआ था उसके अंदर कि जो जल गया। और उसके अलावा ये कि तकरीबन 1.5 से 2 अरब रुपए का नुकसान है टोटल जो हमने अंदाजा लगाया। अंदर सामान क्योंकि कपड़े की दुकानें, एक कपड़े वाले के पास शूटिंग है, महंगे आइटम है, हर एक के पास 40 से 50 लाख रुपए का सामान है। इसमें गारमेंट्स की भी दुकानें थी, इसमें इलेक्ट्रॉनिक की भी दुकानें थी, इसके अंदर कपड़े वालों की भी दुकानें थी। इलेक्ट्रॉनिक के आइटम भी छोटी छोटी सी एक सील है वो 200-300 रुपए की है। फिरोज साहब मैं थोड़ा सा ना खानजा साहब और जुल्फी साहब से बात करके आपका मुतालबा क्या है वो आपसे पूछता हूँ। एक थोड़ा सा इनसे बात करके मैं आपकी तरफ आता हूँ। खान साहब, शायरी आपकी क्या कहती है सलमनाक हादसे? सर देखिए, शायरी तो बड़े अलमियों को करती है। मुझे एक शायर का 2 अशार याद आ रहे हैं कि आज जहां आप खड़े हैं ना, ये लाखों रुपए का कपड़ा है जिसकी राख पे आप जिसको दुकानदार हाथ नहीं लगाने देता था। ठीक है जी। तो शायर ने ये कहा कि ये जो संगरेजों के ढेर हैं, यहाँ मोतियों की दुकान थी, जहाँ चिंटियां हुई खैमजन, यहाँ तितलियों की उड़ान थी। ये बिल्कुल फिरोज साहब ठीक कह रहे हैं कि करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान हुआ और कोई इनसे पूछने वाला नहीं, इनकी अश्क सुई करने वाला नहीं, इनकी बात करने वाला नहीं। तरह तरह के इन पर इल्जामात लगाए जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। फिरोज साहब, आप जाहिर है कि यहाँ मसरूफियत का आपका मामला है, मुझे इख्तिताम में आप ये बताइएगा आपका मुतालबा क्या है? हुकूमत क्या कर सकती है? आपके गम को कम ही कर सकती है, थोड़ा सा जो है उसको मुंदमिल तो नहीं कर सकती? और भाई अफसोस की बात तो ये है कि गवर्नमेंट का अभी तक कोई ऐसा नुमाइंदा नहीं आया सिवाय इसके कि कल जो है मुर्तज़ा वहाब साहब आए थे। उन्होंने ये कहा था कि मैं आपके साथ यहाँ पे बैठा रहूँगा कैंप के अंदर, लेकिन सिंध गवर्नमेंट का अभी तक कोई ऐसा वफ्द या कोई ऐसा नुमाइंदा नहीं आया। तो ये एक बड़े हमारे लिए अफसोस की बात है, जहाँ पे 1.5-2 अरब का नुकसान हो गया, जो कि मार्केट 1964 से आबाद है और हम लोगों ने लाखों करोड़ों रुपए गवर्नमेंट को टैक्स दे दिया। तो हमारे साथ ये सितम ज़रीफ़ी है क्या 24 घंटे तो गुजर गए, उसके बावजूद भी अभी तक कोई बंदा नहीं आया। तो मेरी अरबाब इख्तियार से ये दरख्वास्त है, मेहरबानी करें हमारा इसका कोई मदावा करें, ताकि हम कम से कम कोई रंग रोगन करा के अपना कोई छोटा मोटा मामला सीधे करें। शटर है, फर्नीचर है, यही जो है करोड़ों रुपए का काम है। सिर्फ यही काम अगर करवा दें कि हमारे फर्नीचर सही करवा दें, शटर लगवा दें और जो टूट फूट हुई है उसको सही करा दें, ताकि हम अपना कम से कम कारोबार जारी रख सकें। क्योंकि हमारे 400 दुकानदारों के साथ ऊपर 150 दुकानें वो हैं, 550-600 के साथ कम से कम
10,000 वर्कर वाबस्ता हैं, सेलमैन और कारीगर जो काम करने वाले हैं इससे कोऑपरेटिव मार्केट, तो 10,000 ख़ानदान मुतासर हो रहे हैं। लिहाजा सिंध गवर्नमेंट से अपील है, मेहरबानी करके हमारे साथ रहम करें और जितने जल्द अज हो के हमको कंपलसेट करें ताकि हम अपना कारोबार शुरू करें। कारोबार शुरू हो, कारोबार चलेगा तो फिर ज़िंदगी आगे की तरफ चलेगी। फिरोज़ साहब का मुतालबा था। फिरोज़ साहब आपका शुक्रिया। मैं जुल्फ़ी साहब इख्तिताम थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि आप करें। कराची में ख़ास तौर पर सदर के इलाके में एक नहीं, यहाँ पर हमें BCO बिल्डिंग जैसी नज़र आती हैं, ख़ास उस बिल्डिंग समेत के जिसके अंदर हमारा ऑफिस मौजूद है। वहाँ पर कहा जाता है कि पार्किंग की जगह पर दुकानें बना दी गई हैं। जहाँ से किसी ने खुरूज करना था, एग्ज़िट करना था, जहाँ से किसी हादसे की सूरत में एग्ज़िट का प्लान था, ज़ाहिर है कागज़ों के ऊपर तो प्लान बनता होगा ना। ये प्लान मंजूर करने का ज़िम्मेदार कौन होता है? कि जो तहरीफ शुदा प्लान होता है, इसको ज़िम्मेदारी किसके ऊपर आती है? और ख़ास तौर पर हादसे के बाद इस बात का जायज़ा लेना ज़रूरी है कि सदर का जो ख़ास तौर पर इलाका है, जो पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करके देता है, वहाँ जो बिल्डिंग्स हैं उनकी क्या सूरत हाल है? क्या वो प्लान के मुताबिक बनी है? एग्ज़िट प्लान मौजूद है? पार्किंग जो है वो उसकी जगह दुकानें बनी हुई हैं? क्या मामला है? देखिए, सदर की अगर आप बात करते हैं तो सदर में 2 मुख्तलिफ इदारों की हदूद आती हैं, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और कंटोनमेंट बोर्ड। सदर में मैं आपको पूरे यकीन के साथ, ये दावे के साथ ये बात कह सकता हूँ कि सदर में 90% जो प्रोजेक्ट हैं, जो शॉपिंग मॉल्स हैं, उनमें पार्किंग की जगहें तो खाली गई हैं, ठीक है। और खाने से क्या मुराद है? मतलब पार्किंग की जगह गैर कानूनी दुकानें बना दी गई, ठीक है। और इसके अलावा बेशतर तकरीबन ऐसे हैं सारे प्रोजेक्ट कि जिनमें फायर फाइटिंग सिस्टम ही नहीं है। जो खानज़ादा साहब ने आपसे अपने प्रोग्राम में कहा ना, फायर फाइटिंग सिस्टम नहीं है। इस प्रोजेक्ट में भी बिल्डर ने, ठेकेदार ने, जो सईद हसन के नाम से काम करता है, उसने आज तक अपना फायर फाइटिंग सिस्टम नहीं लगाया था, बल्कि सदर कोऑपरेटिव मार्केट की इंतज़ामिया ने अपने तौर पे लगाया हुआ था। इसी तरह शहर के जितने कसीर मंजिला ये शॉपिंग मॉल्स हैं, जो नीचे शॉपिंग मॉल हैं, ऊपर रिहाइश हैं, उनमें बचत का, लोगों की बचत का कहीं कोई रास्ता नहीं है। होता यह है कि बचत की जगह पे अपनी बचत की है किसी ने और वहाँ दुकान बना दी है, शटर लगा दिया है, रास्ता बंद कर दिया है, ऐसे ही हुआ है। होता यह है कि बिल्डर पहले कंप्लीशन प्लान ले लेता है बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से प्रोजेक्ट बनाने के बाद, उसके बाद वहाँ पर गैर कानूनी तामीरात होती हैं। लामवाला उसमें बिल्डिंग कंट्रोल के अफसरान व मुलाजमीन शामिल होते हैं। ये नहीं कि नहीं मैं उनको रिलीज दे, उन्होंने रोकना है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है पूरे सदर के अंदर। और यहाँ मैं आपको ये बताऊँ कि जहाँ सुप्रीम कोर्ट बहुत बड़े बड़े कारनामे सर अंजाम दे रही है, वहाँ इन 28 साल ये वो लोग हैं सदर कोऑपरेटिव मार्केट के जो हिंदुस्तान से हिजरत करके आए थे, जिन्होंने सदर में पतारे लगाए थे। उन पतारे वालों को ये मार्केट दी गई थी। तो मैं तवज्जो दिलाना चाहूँगा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद साहब की कि आपको वो जिस तरह आपको वाकई चीज़ें याद हैं, तो उस तरह आपको ये भी याद होगा कि कराची का जहांगीर पार्क और एक मशहूर कुल्फ़ी वाला, उसके बराबर में ये कोऑपरेटिव मार्केट आपको इसलिए भी याद होनी चाहिए कि जो लोग डिफेंस और क्लिफ्टन से ख़रीदारी नहीं कर सकते थे, वो कोऑपरेटिव मार्केट से आकर मुतवस्सित पैसों में ख़रीदारी क्या करते थे। ये इसके जो लोग हैं मुतासरीन, वो पिछले 28 साल से इस बात के मुंतज़िर हैं कि उन्हें इंसाफ फराम किया जाए और इस वक्त फौरी तौर पर इन लोगों को मदद की ज़रूरत है। मुझे इख्तिताम करना है, मुझे सिर्फ एक बात बता दें। मैं एक बिल्डिंग बनाता हूँ, मैं उसका कंप्लीशन प्लान लेता हूँ, बिल्डिंग कंट्रोल से उसको मुकम्मल करवा लेता हूँ। क्या उसके ऊपर मैं एक मंजिल और डालने लगूंगा, एक छत और डालने लगूंगा, तो मुझे कोई रोकेगा नहीं रोकेगा? कराची जनाब अली गले से पकड़ के मुझे घसीटते हुए बिल्डिंग कंट्रोल लेके जाएगा नहीं जाएगा? बिल्कुल जाएगा। तो यहाँ पर ये तमाम चीज़ें कैसे हो रही हैं? जुल्फी साहब की बात का मैं इख्तिताम यहीं पर करूँगा कि कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर हो रहा होता है, कोई ना कोई ऐसी हांडी ज़रूर पकड़ी होती है जो गुल खिलाती है और नतीजा ये निकलता है कि लोगों की जान का नुकसान भी होता है। खुदा का शुक्र है कि यहाँ पर जान का नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन माली नुकसान इस कदर है कि लोगों की जान तकरीबन ख़तरे के अंदर ही आ गई है। बहुत सारे लोग बीमार हैं, परेशान हैं, सिर्फ इस बात को लेकर कि उनका रोज़गार का क्या होगा, कारोबार का क्या होगा। जहाँ खुशियाँ जो है वो बेचा जाया करती थी, वहाँ पर हम ये देखते हैं कि अब गम का सामान है, लोग सड़क पे बैठे हैं, इंतज़ार में बैठे हैं कि हुकूमत कब आएगी, उनके गम का बदावा करेगी। आज के प्रोग्राम से इतना ही, अगले प्रोग्राम से भी अल्लाह हाफ़िज़।